Hi everyone, welcome all of you to this MCQ discussion session of mental health nursing, and these sessions are for all those who are preparing for upcoming NORCET examination. तो सेशन शुरू करने से पहले I want to wish all of you a very happy new year. आई विश कि इस साल में आपके जितने ड्रीम्स हैं वो आप अचीव उनको कर पाओ, आप जितनी एफ़र्ट्स लगाना चाहते हो, जितनी मेहनत करना चाहते हो, आप वो सब कर पाओ, आपको वो मेंटल स्ट्रेंथ मिले, आपको वो फिज़िकल तौर पे वो स्टैमिना मिले, वो स्ट्रेंथ मिले कि आप एफ़र्ट्स लगा पाओ, मेहनत कर पाओ और अपने जो जितने भी सपने हैं उन सबको पूरा कर पाओ। तो इस विश के साथ शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सेशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू ईयर। एंड आई होप कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से नए साल का स्वागत किया होगा, पुराने साल को अपने टाटा बाय बाय बोल दिया है, अब नए साल में हैं तो पहला दिन है और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ओके, तो चलिए। तो अ न्यू ईयर इज़ लाइक अ ब्लैंक बुक। सो इट इज़ लाइक अ ब्लैंक बुक। अब आपके सामने क्या है, कुछ खाली पन्ने हैं जिनको आप जिस तरीके से चाहो, जो चाहो आप उस पर लिख सकते हो। आपके हाथ में पेन है, पेन का मतलब है आपके हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके हाथ में समय है। जितने अच्छे तरीके से इस समय को इस्तेमाल करना चाहो, जो इस खाली किताब में लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। इट इज़ योर चांस टू राइट अ ब्यूटिफुल स्टोरी फॉर योर सेल्फ। और जब भी कोई स्टोरी ब्यूटिफुल बनती है तो वो मेहनत से बनती है। तो मेहनत करेंगे और ज़रूर करेंगे और अपने सपनों को ज़रूर से पाएंगे। ओके, सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। Now, the very first question: which of the following is a chronic mood disturbance that can cause depressive symptoms but does not disrupt normal functioning? अब बड़ा अच्छा सा सवाल है ये। बोला गया है कि मूड डिस्टर्बेंस है, क्रोनिक है, डिप्रेसिव सिम्टम्स भी कॉज करता है, पर नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसका मतलब है कि एक पर्सन है, एक इंसान है जिसको मूड डिस्टर्बेंस है, बहुत लंबे समय से है, डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ रहे हैं, पर वो अपना काम नॉर्मल तरीके से कर पा रहा है। ये कौन से डिसऑर्डर में होता है? साइक्लोथाइमिया, डिस्थाइमिया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, चलिए आप इसके आंसर्स आप बताना शुरू कीजिए। क्या आपको लगता है विच इज़ दिस डिसऑर्डर? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे पास साइक्लोथाइमिया है, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है, व्हाट इज़ दैट? दिस डिसऑर्डर इज़ ऑल्सो क्रोनिक। ओके, दिस डिसऑर्डर इज़ ऑल्सो क्रोनिक एंड दिस कैन कॉज सिम्टम्स ऑफ हाइपोमेनिया। ओके, एंड हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डिस्थाइमिया या डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। द आंसर इज डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। अब क्यों है, मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार इसको अपने आंसर्स ज़रा मुझे भेजो कमेंट बॉक्स में। एंड आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पुट योर आंसर्स। साथ में आप ज़रा पार्टिसिपेट करो, ज़रा आंसर्स लिखने में, ज़रा आंसर्स लिखने में पार्टिसिपेट करो आप लोग, तो मैं भी जानूं कि आपको कितना पता है, आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है। ओके, चलिए। तो हमारा जो आंसर है वो है डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक का मतलब हो गया कि 2 साल, लगभग 2 साल से चलता आ रहा है। पर अगर हम यही बात करें बच्चों में और अडोलेसेंट्स में, कितना ड्यूरेशन हो जाता है? चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स में जो इसका ड्यूरेशन है वो कितना हो जाता है? वो 1 ईयर हो जाता है। ठीक है, 2 चीज़ें समझी आपने डिस्थाइमिया के बारे में। क्या है इसमें, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं? पेशेंट को आते हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स। डिप्रेसिव सिम्टम्स जैसे कि कहीं पे मन ना लगना, किसी काम में मन ना लगना, कुछ करने का मन ना करना, लोगों से मिलने का मन नहीं करना, लोगों से बातचीत करने का मन ना करना। ठीक है, तो डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। बट जो हमारी सोशल फंक्शनिंग है, जो हमारी सोशल फंक्शनिंग है, सोशल नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे लिखना चाहिए ओवरऑल फंक्शनिंग। ओवरऑल फंक्शनिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
ठीक है, जो आपकी जॉब है या आपकी पढ़ाई है वो सब चल रही है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो क्या ये हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे फिट कर रहा है, सेट हो पा रहा है? हो पा रहा है, क्योंकि हमने देखा क्रोनिक है, यस क्रोनिक है। मूड डिस्टर्बेंस है, यस मूड डिस्टर्बेंस है, डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स कॉज कर रहा है, पर नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जैसे हमने देखा कि ओवरऑल फंक्शनिंग सही रहती है। अगर एक इंसान है जो नौकरी पे जाता है तो वो नौकरी अपनी करता रहेगा, रोज़ अपने जॉब पे जाता रहेगा। एक अगर स्टूडेंट है जो पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, वो अपने पढ़ाई करता रहेगा, पर उसको लंबे समय से कुछ डिप्रेसिव सिम्टम्स आते रहेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्थाइमिया। तो अब कुछ एक और चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि फाइन, देर इज़ वन थिंग दैट इज़ डबल डिप्रेशन। डबल डिप्रेशन, डबल डिप्रेशन नाम बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, हमें कंफ्यूज कर देता है, पर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसी को डिस्थाइमिया है, अगर किसी को डिस्थाइमिया है और उसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ गए हैं और उन्होंने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का रूप ले लिया है, नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब क्या है, अब क्लिनिकली डायग्नोज डिप्रेशन हो गया है। अब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, साइज, कैप्स, वो सब पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सब पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं और पेशेंट अपने काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज डबल डिप्रेशन। फाइन, चलिए अब चलते हैं आगे। आई होप आपको क्लियर हो गया है डिस्थाइमिया का आंसर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी मूड डिस्टर्बेंस नहीं है, सबसे पहली चीज़। पर्सनालिटी भी मूड डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्कीजोफ्रेनिया? चलिए ऑप्शंस देखिए, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन, सोशल विड्रॉल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। अब सबसे पहले सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, हमने देखा कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जब हम स्कीजोफ्रेनिया की बात करते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से हैं? समथिंग एबनॉर्मल, समथिंग एबनॉर्मल गॉट एडेड, कुछ एबनॉर्मल ऐड हो गया, कुछ एबनॉर्मल सिम्टम ऐड हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कुछ नॉर्मल बिहेवियर माइनस हो गया, नॉर्मल बिहेवियर माइनस हो गया। इन चीज़ों को हमने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। अब जैसे कि अगर हम पॉजिटिव सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो क्या है, डिल्यूजन्स हो गए, हेलुसिनेशंस हो गए। पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे ये हो गए, है ना। डिल्यूजन्स है, हेलुसिनेशंस है, ये कुछ नई चीज़ ऐड हुई है, कुछ एबनॉर्मल चीज़ ऐड हुई है। पेशेंट को पहले से ऐसा नहीं लगता था कि कोई उसको आवाज़ लगा रहा है या कोई उससे बात कर रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये पहले नहीं था, अब हो गया है बीमारी की वजह से, और कुछ एबनॉर्मल है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कैटेगरी में डाला है। नॉर्मल जो नेगेटिव है उसमें हम क्या डाल रहे हैं कि जो नॉर्मली था पेशेंट के पास, जो हमारी पर्सनालिटी में था, वो अब नहीं दिखता है। जैसे कि एनहेडोनिया। नाउ व्हाट इज एनहेडोनिया? नॉर्मली हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं अब बीमारी की वजह से करने का मन नहीं है। ठीक है, काम पे जाने का मन नहीं है, घर में कुछ काम करने का मन नहीं है, कुछ बनाने का मन नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है। सो दैट इज एनहेडोनिया। और क्या हो सकता है, जैसे कि एपैथी, जैसे कि एसोशियलिटी, ठीक है, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नेगेटिव सिम्टम है। तो हेलुसिनेशन क्या है, इट्स अ पॉजिटिव सिम्टम। डिल्यूजन क्या है, इट्स अ पॉजिटिव सिम्टम। सोशल विड्रॉल इज अ नेगेटिव सिम्टम। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, मतलब पेशेंट की स्पीच कैसी हो गई है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है। ठीक है, तो क्या हो गया है, स्पीच एब्सेंट नहीं हुई है, स्पीच प्रेजेंट है, पर व्हाट इज एबनॉर्मल हियर, डिसऑर्गेनाइजेशन इज एबनॉर्मल हियर विच इज एडेड बिकॉज ऑफ द डिजीज। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज सोशल विड्रॉल। ओके, लेट अस मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस? इसमें से कौन सी चीज, हेलुसिनेशंस, स्टूपर, कंफ्यूजन, कोमा? देखने में बड़ा आसान सवाल है,
पर कई बार यही इसी तरीके के आसान सवाल हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमसे पूछा गया इसमें से कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, एंड आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता है एंड यू हैव स्टार्टेड पुटिंग योर आंसर्स ऑल्सो। हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, है ना, परसेप्शन का डिसऑर्डर है ना। और क्या है? और क्या है? दो डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो है इल्यूजन और एक है हेलुसिनेशन। एक है इल्यूजन, एक है हेलुसिनेशन। दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? दोनों में हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रिगर है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ जो ट्रिगर है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रिगर क्या है? एब्सेंट है। बट स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉरी, प्रेजेंट है प्लस इसके साथ क्या है? मिस परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, मिस परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है। मैं इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगी। हेलुसिनेशन में क्या है? कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, स्टिमुलस एब्सेंट है, बट स्टिल पेशेंट उसको परसीव कर रहा है। समझ आया आपको? जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, सामने कुछ चीज़ पड़ी है पर हमें वो ना दिख के हमें कुछ और दिख रहा है। जैसे कि अगर पेशेंट कह रहा है कि जो उसके हाथ पे कैनुला लगा है वो उसको कह रहा है कि ये कैनुला नहीं है, ये कुछ इंसेक्ट है, इसको यहाँ से हटाओ, ये मुझे काट लेगा। सो व्हाट इज दिस? इल्यूजन। क्या हो रहा है? वहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंट है, वहाँ पे कैनुला प्रेजेंट है, जिसको वो कुछ और देख रहा है, मिस परसीव कर रहा है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या हो गया कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, आई एम हैविंग विजुअल हेलुसिनेशंस, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब स्टिमुलस एब्सेंट है, कुछ नहीं है वहाँ पे, बट स्टिल पेशेंट उसको परसीव कर रहा है ना। तो ये बात हुई हेलुसिनेशन की। अब टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन भी तो हमें पता होना चाहिए। ऑडिटरी, ऑडिटरी है, और क्या है? विजुअल है, और क्या है? गस्टेटरी है, गस्टेटरी, टेक्टाइल है एंड ऑल्फैक्टरी है। ये कुछ कॉमन हमारे पास हेलुसिनेशंस है, कॉमन हेलुसिनेशंस। अब अगर हम ये कहें कि भाई इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन। ऑडिटरी इज द मोस्ट कॉमन फॉलोड बाय विजुअल। Auditory hallucinations are the most common hallucinations. Coming back to the options, stupor हमारा आंसर नहीं है, confusion, कोमा, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हेलुसिनेशंस। फाइन, चलिए, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं? पर हमसे यहाँ पे पूछा है प्राइमरी, प्राइमरी पूछा है, क्योंकि अगर आप प्राइमरी वर्ड को हटा दो तो ये क्वेश्चन बहुत गलत हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो डिप्रेशन के लिए स्टडी किए गए हैं। माना जाता है कि उनका जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। फाइन, तो अगर हम देखें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन है, जैसे कि गाबा है, एंड देयर इज डोपामिन ऑल्सो, देयर इज सेरोटोनिन ऑल्सो। ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो डिप्रेशन में इनका जो लेवल है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो है बदमाशी कर जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। अब हमसे पूछा गया है कि प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो देखो प्राइमरी का आंसर हुआ सेरोटोनिन, प्राइमरी का आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि सेरोटोनिन इज द मोस्ट स्टडीड न्यूरोट्रांसमीटर। सेरोटोनिन को बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है डिप्रेशन के लिए, प्लस इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है डिप्रेशन में, और ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, मूड को रेगुलेट करता है। और क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगते हैं। ये भी है इन्वॉल्व, ये भी है, नॉरएपिनेफ्रिन भी है, बट हमसे क्योंकि प्राइमरी पूछा है तो हमारा आंसर सेरोटोनिन होगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा फोबिया वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फियर ऑफ डेथ, चलो जब तक तुम लोग अपना आंसर सोचो तब तक मैं एक एक करके ऑप्शंस के आगे लिखती रहती हूँ कि किस चीज़ का फियर है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस।
ग्लॉसोफोबिया क्या हुआ? ग्लास का कुछ फोबिया है या क्या है ग्लॉसोफोबिया? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने खड़े होके बोलने का डर, एक ग्रुप के सामने खड़े होके बोलने का डर, ठीक है। पायरोफोबिया, इरैशनल, ऑल ऑफ दीज फियर आर इरैशनल। फियर ऑफ, इरैशनल फियर ऑफ फायर, आग से डर लगना। हमारा जो आंसर है दैट इज थैनेटोफोबिया, बिकॉज दिस मीन्स फियर ऑफ डेथ और प्रोसेस ऑफ डाइंग। सो दिस इज कॉल्ड एज थैनेटोफोबिया। फोबियाज आपको पता होना चाहिए, कुछ कॉमन फोबियाज जरूर से याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन्स म्यूट एंड मोशनलेस। ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है कॉन्शियसनेस का जिसमें पेशेंट म्यूट रहता है और मोशनलेस रहता है, जिसका मतलब ना ही तो वो बोलता है और ना ही वो अपने हाथ पैर हिलाता है, जैसे बैठा है वैसे बैठा रहता है, ना ही बोलता है, ना ही रिस्पॉन्ड करता है, ना ही अपने हाथ पैर हिलाता है। व्हाट इज दिस? कन्फ्यूजन। अब जब हम कन्फ्यूज्ड होते हैं तो हम तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिलाते हैं, कन्फ्यूजन में इधर से उधर घूमते नजर आते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज्ड हैं तो कहीं मन नहीं लग रहा है, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, पर एक जगह बैठते नहीं है, इधर से उधर घूमने लग जाते हैं, ठीक है। और लोगों की बात भी समझ नहीं आ रही होती है, कन्फ्यूजन, ठीक है। तो कन्फ्यूजन तो नहीं है इसका आंसर। और क्या है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी समवॉट कन्फ्यूजन के जैसा ही है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे पेशेंट की कॉन्शियसनेस क्लाउडी हो जाती है, पेशेंट बड़बड़ा सकता है, अपने हाथ पैर फेंक सकता है, पर वो म्यूट नहीं होगा, मोशनलेस नहीं होगा। ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। हैलुसिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या हमने डिस्कस किया है? अगर कोई ऐसे नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है। थोड़ा सा और आपको समझना होगा, थोड़ा सा और पीछे से ये वीडियो देख लेना हैलुसिनेशन के लिए। और क्या है? इन दी एब्सेंस, इन दी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, इन दी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई क्या होता है? मिस परसेप्शन होता है, मिस परसेप्शन इन दी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। अच्छा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। फिर हम चलते हैं स्टूपर पे। तो स्टूपर क्या है? स्टूपर इज दी आंसर, क्योंकि स्टूपर में क्या होता है? पेशेंट बिल्कुल म्यूट हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है। आप उसको चाहे कितनी भी आवाज़ लगाओ, कितना भी उसके साथ बात करने की कोशिश करो, पेशेंट नहीं बोलेगा और मोशनलेस होके एक कोने में बैठा रहेगा, घंटों बैठा रहेगा, वहाँ से वो नहीं उठेगा। कोई भी उसकी नीड के लिए वो नहीं उठता है, भूख के लिए नहीं उठता है, किसी चीज़ के लिए नहीं उठता है। सो दिस इज स्टूपर, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट विल बी म्यूट, विल बी मोशनलेस। सो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। Okay, I think we have come to the end of our MCQ discussion session. Let me just check. Yes. Okay, so thank you everyone for coming and joining today's very small session, but it's okay. Keep studying and thank you everyone. Happy New Year once again.